हरियाणा में जींद उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत और अंतरिम बजट में लोक लुभावन वादों के बाद हरियाणा की सियासी फिजा बदलने लगी है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उत्साह में दिख रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि अगर अभी चुनाव हुए तो हरियाणा में बीजेपी का झंडा फिर से लहराएगा। जो सांसद कल तक चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे, वो अब चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं और बदली हुई सियासी फिजा में तमाम चीजें बदल रही हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री भी इस बदली हुई सियासी फिजा के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। वहीं विपक्ष मुख्यमंत्री की इस संभावना को लेकर मुख्यमंत्री पर तंज भी कस रहा है और चुनावी संभावना के बीच अब कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द चुनावों का ऐलान करवा सकती है हरियाणा सरकार और विधानसभा को भंग करवाकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की रणनीति पर विचार भी हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी बड़ी चर्चा। तो हमारे साथ खास मेहमान, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रेणु भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रही हैं, तो वहीं केवल ढींगरा साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। मनदीप बिश्नोई जननायक जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं आप सभी के साथ, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मुख्यमंत्री खुद इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या यह जींद उपचुनाव में मिली जीत और उसके बाद आए बजट का असर है, जो प्रदेश में अचानक से तमाम चीजों के बीच सियासी फिजा बदलने लगी है? जो सांसद अब तक चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे या अब कहीं ना कहीं किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, वो अब चाहते हैं कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जींद की धरती पर फहरा रहा ये भगवा झंडा, हवा में उड़ता गुलाल और ढोल की थाप पर थिरकते ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो जींद में मिली ऐतिहासिक जीत से उत्साहित हैं। हो भी क्यों ना, पहली बार जींद में कमल जो खिला है। इस जीत से न केवल ये कार्यकर्ता उत्साहित हैं, बल्कि इस जीत ने बीजेपी के कुछ सांसदों का मूड भी बदलने का काम कर दिया। पहले जींद में बीजेपी की जीत में बदली, तो फिर अगले ही दिन केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट ने तो पूरी तरह से हरियाणा के दो सांसदों का मन तो कम से कम बदल ही डाला। इन दोनों बीजेपी सांसदों में एक महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से चौधरी धर्मवीर सिंह हैं, तो दूसरे सोनीपत लोकसभा सीट से सांसद रमेश कौशिक हैं। दोनों के बारे में पहले यही चर्चा चल रही थी कि दोनों इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट से सांसद धर्मवीर तो बाकायदा मीडिया में भी खुद से कई बार 2019 का लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके थे, लेकिन जींद में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत और बजट के बाद अब सांसद जी का मन एक बार फिर से चुनाव लड़ने का होने लगा है। तो आप लोकसभा में जा रहे हैं या फिर विधानसभा में? नहीं, जब इस प्रकार का आज देश को नरेंद्र मोदी को 5 साल के लिए और प्रधानमंत्री देश को चाहिए, ऐसे मामले में पार्टी जो हमारी जिम्मेवारी लगाएगी उस जिम्मेवारी से अब हम पीछे नहीं हटते। तो सांसद साहब, लगता है कोई इशारा आ गया है कि भाई विधानसभा छोड़ो, लोकसभा मजबूत करो? अरे नहीं, कुछ भी हो, लेकिन जो बजट दिया है उसके बाद तो सारा देश मन कर रहा है फिर से सांसदी लड़ने। बात मन की नहीं है, मत तो हमने 32 साल सर ये आपने ऑन रिकॉर्ड कहा सर, इसमें मैं कोई गलत सवाल नहीं पूछा। आपने कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा है और पहली बार आप कह रहे हो कि सांसदी लड़ूंगा। देखो ऐसा है, देश सबसे पहले जी, और देश में जो सबसे बढ़िया काम करता है हमने वो सोच लेके चलनी पड़ेगी। हम अपना हित है। मैं मानता हूं कि मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूं, लेकिन आज लोकसभा में जो बजट पेश किया है उसके बाद तो मैं नहीं। उधर जींद में बीजेपी की जीत और बजट के बाद कुछ ऐसे ही बोल सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक के भी सुनने को मिल रहे हैं। वो भी अब चुनाव लड़ने के पक्ष में है। कौशिक साहब ने तो बाकायदा अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा को प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के सामने भी प्रकट कर दिया है। अब आप लोकसभा के लिए पूरी तैयार है? मैं लोकसभा के लिए पहले भी तैयार था, अब भी तैयार हूँ।
और मैंने कभी लोकसभा के बारे में ये नहीं कहा। ऐसा तो कहा जाता नहीं, था। लोग प्रचार करते हैं विरोधी कि उनका सामना करने की हिम्मत तो है नहीं, ये कर दो तो विधानसभा लड़ेगा। मैंने कहा जी सोनीपत से लोकसभा लड़ना है, वो बात की। अब भी मैं प्रधान जी से बात कर रहा था, अपना लक्ष्य है और मेरे जितना क्षेत्र में विकास हुआ है, 7 नेशनल हाईवे हो, रेलवे कोच फैक्ट्री हो, मतलब इतना विकास के अगर मैं गिनाऊं तो आपको 10 मिनट लगेंगे। चाहे जींद का बाईपास है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, KMP KGP, प्रधानमंत्री जी ने जब शिलान्यास करा था, आज में उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। एक नया ग्रीन हाईवे है सोनीपत से जींद के लिए स्पेशल है। एक कठपुतली से एक हाईवे और आ रहा है जो जुलाना जींद होकर कैथल होगा, कटड़ा तक जाएगा। अभी इतना विकास का काम हमने किया है। रेलवे जमीनों पार्क बनाने का, रेलवे स्टेशन सोनीपत जींद को A क्लास रेलवे स्टेशन हम शामिल करने का, सोनीपत गुहाना जींद रेलवे लाइन कंप्लीट करे, 3 ट्रेन। तो देखा आपने, दोनों ही सांसदों का अब ये कहना है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चलिए अब आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से ही ये सुनवा देते हैं कि आखिर क्यों प्रदेश की राजनीति अब कुछ इस तरह से बदल रही है। चुनाव से पहले भी आप लोग इस सवाल को हमारे सामने रखते थे कि जींद के चुनाव का कोई अगली राजनीति के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या, तो मैं भी कहता था फर्क पड़ेगा। और अगर पुराने बयानों की जो चुनाव के दौरान दिए जा रहे थे, उसमें अपने रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आप उठा करके देखिए, आप दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इन सब लोगों के बयान आप उठा करके देखिए। हर नेता एक बात कहता था कि जींद का चुनाव अगली राजनीति की दिशा तय करेगा। तो जब सब लोग कहते हैं, वो भी कहते थे, मैं भी कहता था कि जींद का चुनाव अगली राजनीति की दिशा तय करेगा, तो निश्चित रूप से जींद के चुनाव ने, इसके परिणाम ने अगली राजनीति की दिशा को तय कर दिया है। और वो दिशा ये है कि अगला समय भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। बहरहाल दोनों ही सांसदों का ये मन अब भला क्यों बदला, ये आप और हम अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या बीजेपी दोनों को फिर से टिकट देती है या नहीं, ये देखना होगा। विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो मन बदलने लगा है। रेणु भाटिया जी, आपका रुख करूंगा। क्या बजट, जींद उपचुनाव की जीत, सभी को लग रहा है कि अब बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, लिहाजा जिनका मन नहीं था वो भी कह रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जो कहा था वो पहले कहा था, लेकिन अब तो हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चुनाव एक ऐसा विषय है जिसके लिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से जब आदेश जिसको करती है वो उस बात का पालन करता है। और दूसरी पार्टियों से यही हमारी चीज थोड़ी अलग है। और साथ में आप बजट की अगर बात कर रहे हैं या जींद चुनाव की जीत की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी बराला जी भी कह रहे थे, ये तो हम कहते ही रहे कि जींद चुनाव की दिशा को बदलेगा। और साथ में हम जानते थे कि हमारी जीत निश्चित होगी, क्योंकि हम अपने किसी भी अलग बात को लेकर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जैसे दूसरी पार्टियों ने पैसे को लेकर और किसी अपने कार्यकर्ता को लेकर इस तरह से चुनाव लड़े। हम काम के बल पे चुनाव लड़ रहे थे, पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और चुनाव में काम करना, केवल ये हम सोच के चुनाव की बात करें कि हमने चुनाव लड़ना है, नहीं। हम लोग चुनाव तो 5 साल में आएंगे, परंतु हम काम कर रहे हैं, ये हमारा रेगुलर रूटीन है। हमें जनता के लिए चुना जाता है। भले ही मैं चुनाव नहीं लड़ रही, परंतु हमारे को जो संगठन काम देता है वो जनता के हित के लिए होता है, तो मुझे वो करना ही करना है। और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुंदरता है। इसीलिए हमें चुनाव कब हो जाए, कैसे हो जाए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। चुनाव कभी भी हो, एक साथ हो, अलग हो, लेकिन जींद के चुनाव की जीत हो, हमारे लिए इससे पहले सब बराबर है। जींद उपचुनाव से पहले जब भी मुख्यमंत्री से ये पूछा गया कि आप क्या विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराएंगे, तो वो साफ इनकार करते थे। बोले जब समय आएगा, जब विधानसभा का समय पूरा होगा तभी चुनाव होंगे। लेकिन अब जब बजट हो गया, जींद उपचुनाव में जीत मिल गई, जब उनसे पूछा गया कि साथ में चुनाव होंगे, तो बोले ना मैं इनकार कर सकता हूं, ना इसे मान सकता हूं। यानी कि संकेत ये है कि अब साजगार हवा नजर आने लगी है कि इसमें लोकसभा चुनाव के साथ आप विधानसभा चुनाव भी करा दीजिए, तो शायद कुछ जो बेहतर मैंडेट की बात की जाती थी लगातार, वो मिल जाएगा।
देखिए, पहले भी आपने मुख्यमंत्री जी से कई बार इस तरह के सवाल किए। अब कुछ ही दिन पूर्व आपने पूछा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब भी वही बात कही थी कि हम लोग काम को लेकर आगे बढ़ते हैं, चुनाव कभी भी हो जाए हम लोग तैयार हैं। और दूसरा, उन्होंने 4-5 दिन पहले जब जींद चुनाव के लिए आप लोग इंटरव्यूज कर रहे थे, तब भी उन्होंने एक बात कही थी कि जो चुनाव आयोग है वो जब आदेश करेगा, जैसे चुनाव आयोग की परिस्थिति होगी, उनकी तैयारी जैसी होगी, हमारे को वो आदेश करेंगे कि हम चुनाव करने के लिए तैयार है, तो हम लोग एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक प्रदेश की जीती हुई पार्टी होने के नाते हम लोग हमेशा तैयार हैं। क्योंकि हम लोग ये सोच के, मैंने अभी भी कहा कि इस सोच के साथ हम काम नहीं करते कि चुनाव आने वाले हैं। हम लोग ठीक है। फर्स्ट डे 1 से काम कर रहे हैं, तो जो रूटीन के काम है वो हम करते ही हैं, इसलिए कभी भी चुनाव हो हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है केवल ढींगरा जी, सरकार कोशिश में है, तैयारी में है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, और कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी दिल्ली में हरियाणा भवन में बुलाई गई है। हो सकता है कि वहां पर कुछ निर्णय हो जाए, और कहा जा रहा है कि 27 फरवरी ऐसी तारीख है कि जब फैसला हो जाए शायद विधानसभा भंग होने का। ऐसे में कितनी तैयार कांग्रेस है, और इस फैसले को, अगर ये फैसला होता है तो किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? केवल जी। चलिए केवल जी के पास में जाऊंगा, कुछ तकनीकी समस्या है। मनदीप, यही सवाल आपसे है, किस नजरिए से आप लोग इसे देखेंगे? क्योंकि सरकार शायद अब कोशिश में है कि जो फैसले अब तक आए हैं, जो बजट आया है, उसका फायदा उठाया जाए, एक साथ चुनाव कराए जाए तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में फायदा हो जाए। देखिए, जहां तक चुनाव की बात है, जननायक जनता पार्टी का गठन हुए बेशक से 50 दिन हुए हो जी, लेकिन जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विधानसभा और लोकसभा चुनाव अगर इकट्ठे होते हैं तो भी तैयार है, अलग होते हैं तो भी तैयार हैं। अगर ये एक साथ करवाते हैं तो हम इनका स्वागत करेंगे कि प्रदेश की जनता का 6 महीने पहले इन जुमलेबाजों से पीछा छूट जाएगा। और जहां तक रेणु भाटिया जी अभी कह रहे थे कि जब भी चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा हम तैयार हैं, चाहे कभी कराएं। चुनाव आयोग समय से पहले चुनाव नहीं करवाता। समय से पहले चुनाव करवाने का अधिकार केवल प्रदेश सरकार के मुखिया को है। आज प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, तो आज उनके पास ये हक है कि वो चुनाव करवाएं या नहीं करवाएं। लेकिन जब मीडिया के साथियों ने सुबह उनसे पूछा जी, उन्होंने ये कहा कि मैं इस बारे में ना हाँ कह सकता हूं ना कह सकता हूं। इसका मतलब कोई और शक्ति है जो उनके ऊपर बैठी है, जिनकी वो कठपुतली बन करके काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ने आज उनकी जुबान ने, उनके बयान ने साबित कर दिया कि हरियाणा प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो किसी ना किसी की कठपुतली है। लेकिन आने वाले चुनावों में इस तरह की कठपुतली सरकार को, इस तरह की जुमलेबाजों की सरकार को निश्चित रूप से प्रदेश की जनता चलता करेगी। जहां तक मैं समझता हूं कि उपचुनाव की खुमारी में अगर ये इस तरह का फैसला ले रहे हैं हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि उपचुनाव और जनरल इलेक्शन अलग अलग होते हैं, उनका नजरिया अलग अलग होता है। जिस प्रकार से उपचुनाव में प्रदेश की पूरी सरकार 15 दिन तक जींद से चली, तो जब जनरल चुनाव होंगे तो सबके सब अपने अपने क्षेत्रों में होंगे, वहां पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। तो निश्चित तौर पे इनका पिछली बार जो 2014 में जो जुमलेबाजी चली थी वो अब नहीं चलने वाली, क्योंकि 5 साल के बाद इन्हें अपनी उपलब्धियों को लेकर के सरकार के पास जाना होगा। 154 वायदे जो इन्होंने किए थे उनकी एक पूरी की पूरी पृष्ठभूमि लेकर के जानी पड़ेगी, नहीं तो जनता इनसे उनके बारे में सवाल पूछेगी। आज इनने केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर समाज को बांटने के अलावा कोई काम नहीं किया। और आज जिस तरह से ये कर रहे हैं, जिस तरह का ये बजट पेश किया गया, ये कह रहे हैं बजट जनहितैषी हैं, लेकिन ना तो केवल किसान को तो एक झुंझुना दिखाया 500 रुपए महीना दिखा करके, युवा और बेरोजगार और खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल इस से वंचित किया गया। दूसरी एक बात और, ये बजट अंतरिम बजट है, केवल और केवल इसे चुनाव से पहले का घोषणा पत्र कहा जा सकता है। दिखाया गया कि अगर हम बनेंगे तो ये पूरा करेंगे, क्योंकि अंतरिम बजट पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता, इसको लागू जब पूरक सरकार आएगी वो करेगी। तो केवल और केवल सरकार को दिखाया गया। सरकार अगर चाहती तो 4 साल से इस तरह के जनहितैषी योजना लेकर के आती। किसान को इन्होंने 4.5 साल में खून के आंसू रुलाए हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। आज किसान तंग है, युवा बेरोजगार तंग है, खिलाड़ियों को अपमानित होना पड़ रहा है, ट्विटर के माध्यम से इनके मंत्री उन्हें धमका रहे हैं।
ठीक तो है। किस प्रदेश की जनता इन्हें अवश्य जवाब देगी। ठीक है, केवल ढींगरा साहब आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई दोनों ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो उसका भी स्वागत है, कांग्रेस तैयार है। क्या नजरिया है आप लोगों का इस फैसले के पीछे, क्या मंशा आप लोग देख रहे हैं? अगर सरकार एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव करवाती है, विधानसभा भंग करने का फैसला अगर मुख्यमंत्री करते हैं तो? देखिए, अभी मैं रेणु भाटिया जी को सुन रहा था, मैं वही चीज कहना चाह रहा था, शायद इनको मालूम नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया, आपको ये बताना चाहूंगा, अगर जी चुनाव अभी टाइम पे नहीं कराना चाहते, पहले कराना चाहते हैं, तो चुनाव जो है लोकसभा के साथ हो सकता है। लेकिन ये जो है शायद रेणु भाटिया जी को मालूम नहीं है। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, से तैयार है और किए थे, उसमें एक भी नहीं, इसको जनता जो है वो सबक दिखा, सरकार अभी अंदर। जी, कुछ तकनीकी समस्या में केवल ढींगरा जी के पास दोबारा हम जाएंगे। वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुख करूंगा। सरकार का जो ये फैसला है और जो फैसला कर सकती है सरकार, मुख्यमंत्री शायद उसके संकेत भी लगातार अब देने लगे हैं बजट के बाद से, और जींद उपचुनाव का जो नतीजा आया उससे शायद भारतीय जनता पार्टी खासी उत्साहित है। इस फैसले को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या इसका फायदा सरकार उठाना चाहेगी कि जींद उपचुनाव की जो एक मोमेंटम मिला है उसको हम हासिल कर लें, जो बजट से कुछ चीजें जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से फायदे के तौर पर, क्या उन तमाम चीजों का फायदा लेकर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का फैसला किस नजरिए से आप देखते हैं? निगम चुनाव में जीत, जींद उपचुनाव में जीत, अब जो अनुकूल बजट आया है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है। उत्साहित होना स्वाभाविक ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अत्यधिक आत्मविश्वास वो पतन का कारण भी बन जाता है। तो बीजेपी आंतरिक आकलन भी कराएगी, उसके आधार पर फैसला करेगी। ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है, हरियाणा इकाई को क्या आदेश देता है, हरियाणा इकाई को तो तैयार है ही है, वो तो कह ही रहे हैं। और अब ये केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है, फिर चुनाव आयोग पर भी निर्भर करता है कि उसकी कितनी तैयारी है। तो ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से हरियाणा इकाई चाहेगी कि इससे अच्छा सुगंध वातावरण नहीं हो सकता, और वो अपना आंतरिक आकलन भी करवाएगी कि इससे क्या असर पड़ा है। लेकिन जींद से हवा से जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, जनता के में क्या संदेश जाएगा, ये निश्चित रूप से भी कांग्रेस इस समय बटी हुई है। इससे अच्छा समय कोई और हो नहीं सकता। जब उसमें भीतर घात है, आपस में लड़ाई है, तो कई बार ये भी होता है कि बीजेपी अगर ये जोखिम लेती है इस समय पहले चुनाव कराने का, तो आंतरिक आकलन क्या कहता है। देखिए, बीजेपी सत्ता में है, सत्ता विरोधी भावना भी उग्र नहीं है, लेकिन विधायकों के खिलाफ जो निष्क्रियता का जो उन पर आरोप लगे वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की जवाबदेही भी है। जींद उपचुनाव में ऐसा नहीं था, वो जींद उपचुनाव के कारण बीजेपी का मनोबल बढ़ा है, उसको बीजेपी बुनाएगी, बुनाना भी चाहिए। लेकिन जो हरियाणा के अंदर दूसरे मुद्दे हैं वो गौण नहीं हो जाते। ये तो विपक्ष पर निर्भर करता है कि सरकार की कैसे घेरेबंदी करता है। विपक्ष जो है जींद में सरकार को नहीं घेर सका, अब शेष हरियाणा में भी घेर सकता है या उनमें जिस तरह विभाजन है और जिस तरह का उनपे अत्यधिक आत्मविश्वास था। कांग्रेस क्यों हारी? कांग्रेस ने यह सोचा था भी 3 राज्यों में बीजेपी हार गई है और इसलिए जो है जींद में भी हम उसको आसानी से हरा लेंगे। इसलिए जींद में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, वो पिकनिक मनाने आते रहे। और अगर उन्होंने गंभीरता से लिया होता तो ये स्थिति कांग्रेस की तीसरे स्थान पर आने की नहीं होती। ठीक है, रेणु भाटिया जी, आपका रुख करूंगा। क्या ये तमाम चीजें कि आप चुनाव के लिए तैयार हैं, ये बार बार कहना, और अब जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए, फिर बजट को लेकर सरकार पॉजिटिव नजर आ रही है, सरकार को लग रहा है कि जो बजट में किसानों के लिए और टैक्स पेयर्स के लिए जो घोषणा की है उसका फायदा हमें मिल जाएगा, क्या ये अति आत्मविश्वास है आप लोगों का? जिस तरह से वीरेंद्र सोनी जी ने कहा कि अगर आप अति आत्मविश्वास में इस तरह का फैसला कोई करते हैं कि हो सकता है कि आपके लिए उल्टा भी पड़ जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात की शिक्षा देते हैं कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, परंतु कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए, और हम कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं।
मैं अगर प्रवक्ता के तौर पे आती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपनी पार्टी के लिए बोल रही हूँ। तो मुझे मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर मैं पार्टी के लिए कोई काम कर रही हूँ तो उसको अपनी पूरी सेवा के साथ, अपने पूरे मन के साथ निभाऊं। तो ऐसे ही एक कार्यकर्ता जिसके पास जो दायित्व है वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ राष्ट्र के हित में, राज्य के हित में, देश के हित में अपना कार्य कर रहा है। जब एक एक कार्यकर्ता, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस पार्टी में एक एक कार्यकर्ता अगर लगन से देश हित की बात सोचकर, राज्य हित की बात सोचकर काम करेगा तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा। जींद चुनाव की अगर आप बात कहें तो केवल ढींगरा जी बैठे हैं, ये बार बार एक ही बात इनकी पार्टी, और हम लोग कई डिबेट्स में आपके चैनल पर भी साथ रहे, एक ही बात कहते थे कि इन्होंने पहले कुछ किया नहीं, 4 साल में कुछ किया नहीं। परंतु हमने 4 साल की जितनी भी रिपोर्ट कार्ड थी, हम कोई बड़ा चढ़ा के या इस तरह से इनकी तरह झूठ सच ये बातें लोगों के आगे नहीं करते हैं। हम लोग ने, हमारी जितनी भी रिपोर्ट थी, चाहे वो 1% थी और चाहे 50% थी, वो हमने जनता के आगे रखी थी। आप देखते थे, आपने कई बार कवर किया हम लोगों को, हम लोग जब वहां पे चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो आप लोग हमें कवर करते थे और हम अपनी बात को रखते थे और जनता के बीच में रखते थे। और आप समझ सकते हैं कि जब हम जनता के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं, काम किए हैं, वो समझ रही थी कि इन्होंने ये बात बोली है और ये वाकई काम हुआ है। और जो नहीं हुआ होता वो हम बात करते ही नहीं है। वो हमेशा अगर पाइपलाइन में है तो बोलेंगे पाइपलाइन में है, अगर विचाराधीन है तो बोलेंगे विचाराधीन है। हम झूठ फरेब इस तरह की पॉलिसी करते नहीं है। तो इसलिए जनता ने विश्वास किया कि ठीक है, इन्होंने अपने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, हर कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रख रहा है, और जनता ने एहसास किया कि अगर हमने 10-10 वर्ष केवल ढींगरा जी की पार्टी को दिए हैं तो 5 वर्ष का समय हम रेणु भाटिया जी के संगठन को भी दे दें, पार्टी को भी दे दें। ऐसा जनता ने विश्वास किया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो हमारे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप आई और हम जींद का चुनाव जीते। उसी आधार पर हम 4 साल, 4.5 साल का जो वक्त हमारा राज्य में हुआ, उसमें हमने जितना भी, जो भी हमारे 154 वादे हैं, उनमें से हम जितने भी पूरे कर पाए, हालांकि हम मैक्सिमम पूरे कर पाए हैं। चुनाव आने पर आप लोग जब हमारी डिबेट लेंगे, आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे वो। ठीक है, केवल ढींगरा जी, हमने पूरे किए, कर सके हमने किए हैं। ठीक है, केवल ढींगरा जी, एक एक बारी में एक एक वायदे की हम जिक्र कर लेते हैं। स्वामीनाथन की ठीक है, पंजाब के समान वेतन मान देने का वायदा था, क्या इन्होंने पूरा कर दिया? उसके अभी आज तक नहीं हुआ। 40 लाख पर ईयर भर्ती होनी थी, क्या 2 करोड़ अभी तक? ये वायदा था इनका, क्या पूरा कर दिया? अगर 2 करोड़ भर्ती कर दी तो मुझे बता दें। दूसरी बात, इनके जो वायदे थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी कितनी बड़ी, एक ही कलम से सारे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। क्या सारे कर्मचारी आज तक पक्के हो चुके हैं? तो मुझे बता दें। मैं इनको वायदे गिना रहा हूं, इन्हीं के ही 154 वायदे हैं, लेकिन ये लोग फिर भी उसके बाद भी झूठ बोलते हैं। अभी लोकसभा में जो एक वायदा मोदी जी ने किया कि हम 5 लाख रुपए का जो है, सबको 5 लाख रुपए तक का किसी को टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको यह बताना चाहता हूं 2.5 कुछ तकनीकी समस्या, केवल ढींगरा जी के पास जाऊंगा। ब्रेक का वक्त भी हो रहा है, पूरा टैक्स देना पड़ेगा, 12,500 भी देना पड़ेगा जी, और सारी अमाउंट देनी पड़ेगी उसको। वो उससे छूता नहीं रहेगा। ये एक चुनावी जुमला बजट पेश किया जिससे लोग भ्रम की स्थिति में आ जाए। ना किसानों के लिए कोई काम किया, ना किसी कर्मचारी के लिए, ना किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी के लिए भी कोई काम नहीं, ना ही कोई अच्छा बजट पेश किया, तो ना फायदे पूरे किए सरकार ने। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद मनदीप मैं आपके पास आऊंगा। श्वेत पत्र की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से अब आप लोग घेरेंगे? क्योंकि काम विपक्ष का है, सरकार पे दबाव बनाए और सरकार से जवाब मांगे। विपक्ष किस तरह की रणनीति अपनाएगा और क्या एक साथ चुनाव कराना यह सरकार के लिए एक जोखिम भरा भी साबित हो सकता है? तो जल्द हो सकते हैं चुनाव, संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फैसला
अभी नहीं हुआ है। बड़ी चर्चा हम खास मेहमानों के साथ कर रहे हैं। मनदीप, आपका रुख करूंगा। ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि जो वादे किए थे उस पर क्या सरकार श्वेत पत्र लाएगी? दबाव बनाएंगे आप लोग कि श्वेत पत्र लाया जाए उन तमाम चीजों पर, ताकि तमाम चीजें स्पष्ट हो सकें? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आज सरकार से सबसे ज्यादा तंग व परेशान इससे है तो युवा, बेरोजगार और किसान है। इन दोनों वर्गों में सरकार को जुमलेबाजी के से भ्रमित होकर के 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम किया था और प्रचंड बहुमत दिया था केंद्र में भी और राज्य में भी। आज ये दोनों वर्ग बिल्कुल सरकार से खिन्न हैं और रेणु भाटिया जी बैठे हैं। मैं और भी भाजपा के प्रवक्ताओं से हर चैनल के माध्यम से जब भी इनके साथ डिबेट का अवसर प्राप्त होता है, मैं इनसे एक ही बात कहता हूं कि 154 जो आपने वायदे किए थे उसके बारे में आप सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए, क्योंकि आज सरकार का बिल्कुल आखिरी समय है। जब चुनाव का समय आ गया तो इनका दायित्व तो बनता है। आज ये नहीं कह सकते कि हमारा हनीमून पीरियड है और हमने पूरे 5 साल के लिए 154 वायदे किए थे। इन्होंने 5 साल के लिए किए थे तो आज 5 साल का वक्त भी लगभग पूरा होने को है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव ये एक साथ कराने के मूड में हैं, इकट्ठा कराते हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं। जिस तरह से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात थी, युवा बेरोजगार को रोजगार देने 2 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात थी प्रदेश के अंदर, और देश में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात थी। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जब तक रोजगार नहीं दिया जाएगा 6,000 और 9,000 रुपए उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 24 घंटे बिजली देने की बात थी, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी देने की बात थी, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की बात थी, और कच्चे कर्मचारियों को जो पहली कलम से पक्का करने की बात माननीय शिक्षा मंत्री जो आज के हैं रामविलास जी शर्मा, वो उनके धरने पर जाकर के उनको पक्का करने की बात थी। 5-7 मैंने बता दिया, लेकिन बहुत लंबी फहरिस्त इनकी 154 वायदों की है। आज इनका दायित्व तो बनता है कि एक बुकलेट के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि हमने 154 वायदे किए थे, इनमें हमने से ये पूरे कर दिए। लेकिन इनके पास बताने को कुछ भी नहीं है। केवल मात्र बजट के अंदर देख लीजिए, शिक्षा रोजगार के बारे में कोई कुछ ना तो रखा गया प्रावधान, ना बात की गई है। केवल किसान को एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की गई है। 500 रुपए प्रति माह, ये भी केवल और केवल अप्रैल मई में जब सरकार का गठन हो जाएगा, जब पूरक बजट आएगा उसमें दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये दिखावा है, एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है कि आप हमें वोट दोगे तो हम आपको ये चीज दे देंगे। ये तो एक चुनावी वायदा हुआ। आज अगर अंतरिम बजट का मतलब क्या होता है शाकिर जी? अंतरिम बजट का मतलब ये कि जब तक चुनाव ना हो 2 महीने के लिए अगर आप बजट पेश करना है तो केवल 2 महीने का आप खर्च, आय और व्यय का ब्यौरे का एक प्रारूप बना करके आप सामने रखते। आप इस तरह की घोषणाएं ना करते। इन घोषणाओं का करने का मतलब सिर्फ ये है कि केवल और केवल चुनावी जंजाल में, जिस प्रकार 2014 में इन्होंने जुमलेबाजी करके देश की जनता को भ्रमित किया था, आज भी इसके प्रयास में है। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2014 में चढ़ चुकी और अब नहीं चढ़ने वाली। 2019 में प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी और एक युवा जो दुष्यंत चौटाला जी उनके नेतृत्व में प्रदेश में जरूर सरकार बनेगी। ठीक है रेणु जी, विपक्ष चाह रहा है कि श्वेत पत्र आप लोग जारी करें, जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया था, जो वादे किए थे उसको लेकर सरकार एक श्वेत पत्र लाए और बताए कि आखिर कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। देखिए शाकिर भाई, ये वो लोग हमसे बातें कर रहे हैं, वो लोग हमसे पूछ रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकार के 10 वर्षों दौरान कुछ नहीं किया। प्रदेश की जनता, हमारी तो पार्टी को बने 50 दिन हुए रेणु जी। 50 दिन हुए पार्टी को बने और जींद में आपको नाको चने चमवा दिए। आप आगे तो वो तो कुछ लोगों के साजिश थी। सुन लेते हैं मनदीप। और आपने वही हालात पैदा करके चुनाव जीत लिया एक सरकार के भ्रमित में। रेणु भाटिया जी, आप इस तरह की बात ना करके जो बात पूछिए उसका जवाब दीजिए। ठीक है मनदीप, सुन लेते हैं। इनको ही बोलने देते हैं। नहीं, आप बोलिए रेणु जी। मनदीप सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। लेकिन मुझे भी ताजू बोल रहा है 50 दिन का बच्चा चिल्लाता ही है, नो डाउट। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये वो लोग हैं जो आपस में परिवार में एका नहीं कर पाए, जिनको आपस में परिवार में अभी अपने बजट का नहीं पता। वो लोग आपस में ही कहते हैं कि मेरा भतीजा इतने पैसे खा जाएगा जो बात आपसे पूछी गई उस पर नहीं बोलेंगे। ये वो आपको प्रदेश की जनता ने 2014 में सत्कार इसलिए दी कि आप 154 वायदे पूरे करेंगे। आज उसी बात पर ना आकर के आप जुमलेबाजी। ठीक है, आ रही है। ओवर एक्साइट मत होइए मनदीप भाई।
आपको अभी और मौका मिलेगा, अभी तो आप 50 दिन के, आपको बहुत मौका मिलेगा काम करने का, तो आप उस और ध्यान दीजिए। और ये वो लोग हमसे पूछ रहे हैं जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए और हमसे 154 वादों की बात करते हैं। श्वेत पत्र लाना होता है, क्या हम लोग राजनीति में नहीं है? क्या हम लोग समाज में नहीं है? क्या हम लोग उन बातों को नहीं समझते कि हमने क्या वादे किए हैं, कितने पूरे किए हैं, कितने आगे रहते हैं? ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो आपको मंच मिला ना, आपको बताना चाहिए कितने पूरे किए। हमारी जवाबदेही जनता को है, हमारी जवाबदेही उन लोगों को है जिन्होंने हमें स्वीकारा है, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था, जिन्होंने हम पर विश्वास जताया था, और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और हमारे को इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो चुनाव की आज आपने विषय भी उठाया है, चुनाव, आने वाले चुनाव लोकसभा विधानसभा के इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, हम 154 वादे तो एक बार में कर चुके हैं और उनमें से मैक्सिमम हमने पूरे किए हैं। आप जिस दिन इस विषय पर डिबेट करेंगे वो हम आपको बताएंगे, और श्वेत पत्र में क्या देना है क्या नहीं देना वो हमें मालूम है। हमको इनकी जवाबदेही नहीं है, हमको जनता की जवाबदेही है, क्योंकि जनता ने हमें चुना है। विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सरकार का केवल जी, आपका दायित्व ऐसा विपक्ष का प्रतिनिधित्व हम नहीं मानते हैं जिनके अपने परिवार में केवल पैसे को लेकर फूट हो। आपकी जिम्मेदारी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बताने की है। ठीक है केवल जी, विपक्ष जवाब मांग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है जनता के प्रति जवाबदेह हैं, चुनाव आएगा तो जनता के सामने रख देंगे हम सब कुछ। देखिए ये तो क्लैरिटी है, अगर इनके पास जवाब होता तो ये देते, क्योंकि इनके पास इस बात का जवाब नहीं है, इस करके ये नहीं दे सकते। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम चुनाव के लिए घड़ी भर घड़ी, आज चुनाव करा लें, आज ही तैयार है। और आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो एमपी आज कह रहे हैं हम इसी चुनाव पे लड़ना चाहते हैं जी, उनको अगर बीजेपी में चुनाव लड़ने का इतना शौक है तो धूल चटाई जाएगी कांग्रेस के द्वारा। और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस समय चुनाव आएगा उस समय इनकी जमानत नहीं बचेगी, किसी भी मंत्री की, किसी भी एमपी की, किसी भी एमएलए की। जिस तरह से इन्होंने प्रदेश को मूर्ख बनाया और मोदी जी ने देश को मूर्ख बनाया, सभी जगह 5 स्टेटों में इनकी धुलाई हो चुकी है। और बाकी जो है जनता जो है यहां पे हर स्टेट में इनकी धुलाई करेगी और वो इनको सबको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस तरह से इन्होंने पब्लिक को झूठ बोला है, विपक्ष का काम सिर्फ आवाज उठाना होता है, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने वायदे पूरे नहीं किए, लेकिन इनको पब्लिक ही जवाब देगी, जनता ही इनको जवाब देगी। इलेक्शन कराएं, हम इनका स्वागत करते हैं कि ये इलेक्शन लोकसभा के साथ कराएं। हरियाणा की कांग्रेस इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुख करूंगा। केंद्र सरकार और मौजूदा हरियाणा की सरकार, ये दोनों सरकार, इनके कामकाज पर वोट होगा। जो लोग नाराज हैं, जो लोग केंद्र सरकार से माना नाराज हैं और वो राज्य की सरकार से अगर खुश हैं, और कुछ लोग जो राज्य की सरकार से नाराज हैं और केंद्र की सरकार से खुश हैं, तो ऐसे में अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो ये दो धारी तलवार नहीं होगी कि एंटी इनकम्बेंसी अगर केंद्र की हावी हो जाती है तो राज्य की विधानसभा में नुकसान हो सकता है, और अगर राज्य की एंटी इनकम्बेंसी हावी होती है तो लोकसभा चुनाव में भी इसका नुकसान हो सकता है। ऐसे में दोनों चुनाव एक साथ कराना कितना फायदे का सौदा है और कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ये इस समय देखना पड़ेगा कि विपक्ष कमजोर है। ठीक है, अब केवल ढींगड़ा जी कह रहे थे कि हम भाजपा को धूल चटा देंगे। धूल तो तब चटाएंगे ना जब इनका अपना संगठन हो। अभी इनके ना ब्लॉक अध्यक्ष ना जिलाध्यक्ष, बूथ की बात तो बड़ी दूर की बात है, इनका संगठन ही अभी नहीं है। तो इसके लिए, और अभी सेनापति की लड़ाई चल रही है, तो इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्थिति उतनी सुखद नहीं है। ये जिस जिले से आती हैं उस जिले में का हाल ही देख लीजिए, वहां कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल में क्या द्वंद चल रहा है, ये पूरा हरियाणा जानता है। एक सांसद कह रहे थे कि जुमलों से काम नहीं चलेगा, बीजेपी के सांसद हैं, कह रहे हैं कि जुमलों से काम नहीं चलेगा, जमीनी धरातल पर काम करना पड़ेगा, ये धर्मवीर जी ने कहा है। राव इंद्रजीत सिंह पहले कह रहे थे, अभी उनको एम्स मिल गया है, तो उससे पहले ही वो कह रहे थे दक्षिणी हरियाणा आज भी प्यासा है, दक्षिणी हरियाणा आज भी विकास को तरस रहा है। एक सांसद हैं जो प्रियंका गांधी की प्रशंसा में सीधे पड़े जा रहे हैं। तो मतलब बीजेपी में भी स्थिति इतनी सुखद नहीं है जितनी ये कल्पना कर रही हैं, उतनी सुखद नहीं है। बीजेपी में भी बहुत खामियां हैं। अगर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगी तो उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की लोग नियत पर जो है विश्वास करते हैं। अभी उनकी छवि का उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद संगठन में कभी कमजोरियां भी हैं, टिकट का दौर भी है। मैं आपको बताता हूं कि मंत्रियों में भी द्वंद है
और अगर आज मान लीजिए कि कई जगह ऐसे होते हैं कि मंत्रियों को जानकारी भी नहीं होती। आज समालखा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया है, 100 बेड का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री वहां है ही नहीं। पता किया कि स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी ही नहीं है। मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, शिलापट पे उनका नाम है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी ही नहीं है। ऐसे कई तरह के मामले हैं। मतलब बीजेपी में भी गुटबाजी है, पूरी तरह है, कांग्रेस से ज्यादा है। लेकिन ये इनको अगर देखना कि बीजेपी में सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है कि केंद्र में लोग एक बार मोदी को मौका देना चाहते हैं। बीजेपी के मुकाबले में बीजेपी के जो समर्थन है केंद्र में है, राज्य सरकार का मनोहर लाल जी के साथ भी है, लेकिन कई कई जो विधायकों की निष्क्रियता है वो भी, उसका भी असर होगा। और जो सांसद है उन्होंने क्या काम किया, इसकी जवाबदेही जनता मांगेगी। ठीक है रेणु भाटिया जी, गुटबाजी आपके यहाँ भी है और तमाम, केवल जी आऊंगा, लेकिन शायद इसी को ओवरकम करने के लिए, इसी को ढकने के लिए आप लोग एक साथ चुनाव चाहते हैं कि अगर कुछ खामियां मेरे विधायकों में हैं, सांसदों में है, तो चलिए दोनों चुनाव एक साथ करा देते हैं और जो माहौल बनेगा उस माहौल के जरिए इस गंगा में सभी नहा लेंगे। पूछ रहे हैं तो मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगी जी। कि हम लोग चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम करने के लिए जनता को जो हमने उनका विश्वास उनका हम पर है, हम उस लिए काम करते हैं और रूटीन में काम है। आप ये देखें, अगर कहीं पर कोई फैसला लेना है या कोई स्कीम लागू करनी है तो वो रूटीन की है। अभी बजट में ही आपने कितनी स्कीम सुनी, क्या वो हमने चुनाव के लिए की है? वो रूटीन की स्कीम्स हैं। हमने जो 1 रुपया प्रति दिन की जो बीमा योजना शुरू की थी, हेल्थ बीमा योजना, वो गरीबों के लिए थी। क्या हमने वो चुनाव के लिए की थी? वो रूटीन में 4-5 साल चली, जो जितने भी हमारे 4.5 साल हुए। हमने 6 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया। क्या हमने चुनाव के लिए किया था? ये हमने चुनाव के बाद किया है और इन 4.5 वर्षों में किया है। हमने हर गरीब के घर तक बैंक वाले को भेजा, उसका खाता खुला। क्या हमने चुनाव के लिए किया था? हमने हर गरीब के लिए उसका मनोबल उसका बढ़े, उसको लगे कि वो भी एक नागरिक है इस देश का, आजाद हिंदुस्तान का नागरिक है, उसका मनोबल बढ़ाया हमने। तो छोटी छोटी ये चीजें जो हमने, आप टॉयलेट, बहुत ही छोटी बात है टॉयलेट। आप बताएं, टॉयलेट का जो हमने सुविधा को बढ़ाने की बात की, स्कूल में, कॉलेजेस में, उन स्थानों पर जहाँ टॉयलेट नाम की चीज नहीं होती थी, लड़कियां औरतें बेइज्जत होती थी, क्या वो हमने चुनाव के लिए किया? वो सब चुनाव के बाद किया। मोदी जी ने जीतने के बाद वहां से घोषणा की लाल किले से और उसको पूरा किया गया। तो ये इनके बोलने से कुछ नहीं होता। अभी मेरे भाई कह रहे थे धूल चटाएंगे। एक मुहावरा में स्कूल टाइम में हम लोग पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा, कि धूल चटाना। वो एक राजाओं के ऊपर कहानियां होती थी, तो कहते थे उस राजा ने फलां को धूल चटा दी। इनको डेफिनेशन तो पूछिए धूल चटाना क्या होता है। अगर धूल चटाने की इनको डेफिनेशन पता है तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जनता ने इनको धूल चटाई, इनके उस नेता को धूल चटाई। उस कह रहे थे हमारा सिंघम आया है जींद की जनता के आगे, उस सिंघम को धूल चटा दी, इनके सिंघम को, जिसको राहुल गांधी जी ने जोखिम में डाल के और कठपुतली बना के भेजा था, उसको हमने धूल चटाई। तो ये धूल चटाने वाली लैंग्वेज तो ये तो बोले ही ना। केवल जी देखिए, ये सारी जो चुनावी घोषणा अभी कर रहे थे, ये सारी लोकसभा की है, हरियाणा की एक बात नहीं इन्होंने की। लेकिन तो ये कहता हूं कि जिसमें शाइनिंग इंडिया था, उस शाइनिंग इंडिया का हाल क्या था वो इनको शायद नहीं मालूम। अब इनको उसके बारे में सोचे। शाइनिंग इंडिया की रह गई बीजेपी और समय सारी नील बत्तियां जो कांग्रेस की जल गई थी, वही हाल अब होने वाला है। और आपको ये बताऊं, उसका प्रमाण भी है जो 5 स्टेटों के चुनाव। दूसरी बात, वरिष्ठ पर जो बैठे हैं, इन्होंने बड़ा आकलन किया कि कांग्रेस के अंदर अभी जो है जिलाध्यक्ष है ना ब्लॉक अध्यक्ष है। मैं मानता हूं कि अभी हमारे कांग्रेस में ना जिलाध्यक्ष है ना ब्लॉक अध्यक्ष है, लेकिन एक चीज जरूर फौज तैयार खड़ी है। जिलाध्यक्ष जैसे ही हमारा ऊपर से आदेश आएगा, जिलाध्यक्ष भी बन जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष भी बन जाएंगे। फौज पहले ही तैयार है और उनको सारे इलाकों में उतरना ही है। सिर्फ एआईसीसी का जैसे ही हमारे पास एक वहां से एक इतला मात्र आती है, तो हमारी फौज बिल्कुल तैयार है। और जहां तक मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 5 स्टेटों में हुआ, उसी तरह से हरियाणा और लोकसभा में सभी जगह, और आपको यह बताऊंगा महाराष्ट्र का भी अगर चुनाव होगा तो वो भी शायद हरियाणा के साथ हो, और बाकी स्टेटों के भी जो चुनाव होंगे, मेरे को लगता है कि शायद JNK का भी हो और दूसरे भी हो। तो ये सारे स्टेट प्लस लोकसभा
सभी जगह कांग्रेस की जो है नीली बत्तियां जलेंगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ठीक है मनदीप, किस तरह से लेंगे अब? सरकार तो मूड में है और सरकार तैयारी में भी है, क्योंकि उसके तमाम कद्दावर नेता जुट रहे हैं दिल्ली में और तमाम बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन अभी आपकी पार्टी की शुरुआत है और अभी शायद आपका संगठन भी पूरे हरियाणा में तैयार नहीं है, और ऐसे में अगर अगले 2 से 3 महीने में सरकार घोषणा कर देती है कि विधानसभा भंग होगी, भाई लोकसभा के साथ चुनाव होंगे, तो क्या आप लोग तैयार हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आप उसमें कूद सकें? आपके पास उम्मीदवार हैं, आपके पास संगठन इतना तैयार है कि आप ये जोखिम उठा सकें? जननायक जनता पार्टी का गठन जिस तरह से जींद की धरती पर लाखों लोगों ने उसमें अपनी आहुति डालने का काम किया, उस यज्ञ में जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े लोग पूरे प्रदेश में हैं और वही लोग जननायक जनता पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। चुनाव इकट्ठे हो, अलग अलग हो, अप्रैल में हो, अक्टूबर में हो, जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। रेणु भाटिया जी अभी कह रही थी कि सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन ये कह रही है कि शौचालयों के बारे में बताया। लड़कियों के जो स्कूल हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर गांवों में, उनके अंदर शौचालयों की स्थिति बहुत खराब है। लड़कियां सुरक्षित कहीं नहीं हैं। असुरक्षा की भावना लड़कियों के माता पिता में है, बेटियों के माता पिता में है। स्वास्थ्य का हाल बुरा है। सरकारी स्वास्थ्य हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है कि चिकित्सक वहां नहीं है, ना चिकित्सक उपकरण है। मजबूरी में निजी हॉस्पिटल्स में जाकर के लोगों को इलाज कराना पड़ रहा है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, 2009 के अंदर मेरे ख्याल से 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीती थी उसमें लोकसभा में, और उसके जस्ट बाद कांग्रेस ने चुनाव करवाया था विधानसभा का। बड़ी उत्साहित थी कि 67 सीट जीती थी 2005 में और 67 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे 2009 के अंदर। हुआ क्या? बिल्कुल पॉइंट्स पर आए, बहुमत उनका आया नहीं। अगर वो बूमर नहीं होती तो बहुमत में नहीं आता। तो और उसी तरह शाइनिंग इंडिया में 2004 के अंदर जब वाजपेयी जी की सरकार थी, मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे नेता थे जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, लेकिन सरकार इनकी चली गई। आज ये मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हमें तो उम्मीद है कि जल्दी चुनाव कराएंगे, लेकिन जल्दी चुनाव कराते ही प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। हरियाणा भाजपा सरकार को खदेड़ने के लिए तैयार बैठी है। हरियाणा प्रदेश की जनता इन्हें खदेड़ेगी, ठीक है, और निश्चित तौर पर एक युवा के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनेगी। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि जिस तरह की तैयारी दिख रही है और बैठकों का दौर भी जारी है और जो नए प्रभारी हैं हरियाणा बीजेपी के, वो भी उस बैठक में कल शामिल होने जा रहे हैं, क्या लगता है बहुत संभव है कि इस तरह का फैसला सरकार ले पाए? क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि मैं ना इस खबर से इनकार करता हूं, ना इससे अभी इस पर हामी भरता हूं, संकेत दिए हैं। क्या लगता है आपको इस पर फैसला हो सकता है? नहीं, ये हरियाणा की कोर कमेटी में नहीं होगा, ये केंद्रीय स्तर पर होगा। ठीक है, लेकिन हरियाणा से ये संकेत जा सकता है, हरियाणा तैयार है, हरियाणा अपना संदेश दे चुका है, तो हरियाणा चुनाव के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। अब ये महाराष्ट्र के संदर्भ में ये देखने वाली बात है, झारखंड के संदर्भ में देखने वाली, हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। और यही संकेत है कि हरियाणा के जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं और कभी भी मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। अब जो हरियाणा का बजट आने वाला है, उसमें भी आपको इसकी लोकप्रियता की, इसकी एक लोक लुभावन बजट की झलक दिखाई देगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। रेणु भाटिया जी बहुत शुक्रिया आपका, केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनदीप बिश्नोई आपका बहुत शुक्रिया, और वीरेंद्र सोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों इस चर्चा को सार्थक बनाया। तो आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति और गर्म होगी। लोकसभा विधानसभा चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो कई मुद्दे उठेंगे, सरकार को कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर जवाब भी देना होगा, लेकिन विपक्ष को मजबूती के साथ सरकार को घेरने की भी बेहद ज्यादा जरूरत है।